Hello everyone, my name is Ria Garg. Today we are going to talk about research process. Research means some steps that researcher need to follow in order to conduct their research efficiently. Some steps of research process are defining the research problem, review of literature, formulating hypothesis, research design, collection of data, analysis of data, interpretation and report. First is defining research problem. जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करना। इसका मतलब है कोई ऐसी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन हमें थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल सिचुएशन में चाहिए होता है। रिसर्चर को क्लियरली डिसाइड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कौन सी प्रॉब्लम वो कब काम करना चाहता है। इसलिए पहले प्रॉब्लम को ब्रॉड और जनरल वे में स्टेट करना होता है, मतलब समझना पड़ता है कि इशू क्या है। फिर उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझकर उसे एक मीनिंगफुल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लिखना होता है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। तो सिंपली रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, उसको क्लियरली समझना और अच्छे से रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना। The techniques involved in defining a problem is as follows. First, the statement of the problem in the general way. The next, understanding the nature of the problem, making a survey of available literature. Next, developing an idea through discussion. Next, the rephrasing the problem. Next step is review of literature. Review of literature basically means अपने रिसर्चर टॉपिक से रिलेटेड पुरानी स्टडीज करना, बुक्स, आर्टिकल्स, रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना और समझना। जब एक रिसर्चर अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड कर लेता है, उसके बाद उससे लिटरेचर सर्वे करना चाहिए। मतलब जो भी थ्योरीज, कंसेप्ट या पुराने रिसर्च इस टॉपिक पर हो चुके हैं, उन्हें स्टडी करना चाहिए। इसके लिए रिसर्चर को बुक्स, मैगजीन, एकेडमिक जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का यूज करना पड़ता है। इन सब चीजों से रिसर्चर का टॉपिक के बारे में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होती है। रिसर्चर को ये भी देखना चाहिए कि दूसरे रिसर्चर ने सेम टॉपिक पर क्या काम किया है, उन्हें कौन से प्रॉब्लम आई और उन्होंने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला। एक्सपर्ट से डिस्कशन भी रिसर्चर को डीपर अंडरस्टैंडिंग देना में हेल्प करता है। तो ओवरऑल लिटरेचर रिव्यू एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो रिसर्चर को अपने रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियरली समझने और डिफाइन करने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब टेम्पररी आइडिया या अजम्पशन जिसको हम टेस्ट करते हैं, करके देखते हैं ये सही है या नहीं। तो हाइपोथेसिस रिसर्च का फोकल पॉइंट होता है, यानी पुरानी स्टडी उसके आसपास घूमती है। अगर हाइपोथेसिस क्लियर है तो डेटा भी अच्छे से कलेक्ट होता है। हाइपोथेसिस हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए और उसी एक रिसर्च के टॉपिक तक लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि हमें उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। हाइपोथेसिस बनाने के कुछ तरीके ये हो सकते हैं: अपने कॉलेजेस और एक्सपर्ट के साथ प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना, पुराने डेटा और रिकॉर्ड्स को देखना, इसी टॉपिक्स से पहले कोई स्टडी का रिव्यू करना, फील्ड सर्वे या लोगों से बात करना, यानी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना। तो सिंपल तरीके से यही वर्किंग हाइपोथेसिस हमारे पहले से सोचे समझे आइडिया है, अवेलेबल डेटा, एक्सपर्ट डिस्कशन और पर्सनल ऑब्जर्वेशन से बनते हैं और वही रिसर्च का डायरेक्शन तय करते हैं। फोर्थ स्टेप, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है एक कंसेप्चुअल प्लान या स्ट्रक्चर जिसके अंदर रिसर्च की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि हम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और एविडेंस कलेक्ट करें मिनिमम टाइम, एफर्ट्स और कॉस्ट में। रिसर्च डिजाइन हर रिसर्च के पर्पस पे डिपेंड करता है। अगर रिसर्च डिजाइन फ्लेक्सिबल हो तो हम नए नए एस्पेक्ट्स या एंगल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो पहले सोच में नहीं आए हो। अब रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखी जा सकती है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, जैसे सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा।
या क्या स्टाफ अवेलेबल है और उनके पास रिक्वायर्ड स्किल है। हमारे पास कितना टाइम रिसर्च कंप्लीट करने के लिए है, रिसर्च करने की क्या कॉस्ट आएगी, बजट कैसे मैनेज होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी रीजनिंग और लॉजिक किस मेथड को चूज करने में हेल्प करती है। तो इन सब पॉइंट्स को समझकर एक सॉलिड रिसर्च डिजाइन तैयार किया जाता है जो पुरानी रिसर्च प्रोसेस को गाइड करता है। फिफ्थ स्टेप इज कलेक्शन ऑफ डेटा। जब हम किसी भी फील्ड में रिसर्च या इंक्वायरी करते हैं तो जिसकी भी यूनिट्स या आइटम्स उस फील्ड में आते हैं उनका टोटल ग्रुप को यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। अगर हम उस पूरी पॉपुलेशन की हर आइटम का स्टडी करें तो उसे सेंसस कहते हैं। सेंसस स्टडी में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि हर आइटम को स्टडी किया जाता है, लेकिन जब आइटम बहुत ज्यादा होते हैं तो उन सबका स्टडी करना मुश्किल होता है, इसलिए हम यूनिवर्स से कुछ सेलेक्टेड आइटम को चूज करते हैं और स्टडी के लिए इन सेलेक्टेड आइटम्स को हम सैंपल कहते हैं। Next point is sampling. Sampling may be defined as the way of collecting the sample units from the universe. It may be divided into two categories, the probability sampling and the non-probability sampling. Probability sampling relies on the random, ensuring each member of the population has a known non-zero chance of being chosen, enabling the statistical inferences about the entire population. Next is non-probability sampling, on the other hand, using the non-random methods, often based on convenience or specific characteristics, making it easier to collect data, but limiting the ability to generalize findings to the broader population. Next is the collection of data. The data for the research purpose can be collected through primary and secondary sources. When the data are collected by the researcher himself for the first time, it is called the primary data. It can be collected through various ways, by observation, by personal interview, by mailing questionnaire, or through schedule. Sixth step is analysis of data. Data collect करने के बाद रिसर्चर उन रो डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में बदलता है जिसे हम कोडिंग, एडिटिंग और टेबुलेशन के थ्रू करते हैं। इसका मतलब है डेटा को अच्छे से सॉर्ट करना, सही फॉर्मेट में लाना और टेबल्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना। एनालिसिस के लिए रिसर्चर को कुछ स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करना होता है, जैसे में एवरेज, मून, मोड, कोफिशिएंट, परसेंटेज एक्सेट्रा, जिसे हम डेटा के पैटर्न में समझाने में हेल्प करते हैं। अगर हमें दो या ज्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप चेक करना हो तो जिसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, तो उसके लिए टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट जैसे स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं। ये टेस्ट बताते हैं कि क्या दो चीजों के बीच में सच में कोई कनेक्शन है या सिर्फ कोइंसिडेंस है। अगर स्टडी के लिए ये आइटम्स या लोग बहुत ज्यादा हो जाए तो रिसर्चर सबसे स्टडी नहीं करता है। उस सिचुएशन में कुछ सेलेक्टेड आइटम्स या लोगों को चूज किया जाता है जिसे हम सैंपल कहते हैं, या सैंपल पूरे यूनिवर्स या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसे स्टडी इफेक्टिव बनाता है। नेक्स्ट इज सेवेंथ स्टेप इज इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। अब रिसर्चर अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लेता है तो उसको बेसिस पर वो अपने फाइंडिंग्स बताता है और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब है कि जो डेटा मिला उसका मतलब समझा जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन हमेशा लॉजिकल और अनबायस्ड होना चाहिए, यानी बिना किसी फेवर के। उसके बाद रिसर्चर एक फाइनल रिपोर्ट बनाता है जिसमें पूरा रिसर्च वर्क एक्सप्लेन होता है, स्टार्टिंग से लेकर कंक्लूजन तक सब कुछ कवर होता है। अगर रिसर्च में वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप टेस्ट करना होता है जिसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, जो रिसर्चर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करता है जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट एक्सेट्रा। ये टेस्ट हेल्प करते हैं ये समझने में कि वेरिएबल आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं है। अगर जब स्टडी में आइटम्स या लोगों की बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो रिसर्चर सारे लोगों को इंक्लूड कर देता है, उसकी जगह कुछ सेलेक्टेड लोगों या आइटम्स को चूज किया जाता है स्टडी करने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं, और जो सेलेक्टेड ग्रुप होता है उसे हम सैंपल कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वीडियो। अगर आपको
अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।